तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं कुछ दिनों से बीमार था, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। जो हमारा पीछ का विजन आई का जो टेस्ट सीरीज छूटा है, उसे हम एक दिन में पूरा कवर कर लेंगे। कोशिश करेंगे कि एक दिन में पूरा कवर कर ले। और आज जो है मैं आपके साथ एक नया वीडियो लेके आया हूँ, जिसका नाम हम लोग नया नया वीडियो लेके आए हैं। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ पढ़ेंगे, जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री हमारा एक सब्जेक्ट है, वह हमारे मेंस सब्जेक्ट के लिए। तो जिसे मैं अपने नोट्स, मेरे खुद के नोट से पढ़ाऊँगा, हैंड रिटेन नोट से पढ़ाऊँगा, जो मैंने खुद पढ़ा है, खुद लिखा है और खुद इसके बारे में रिसर्च करके आपको बताने जा रहा हूँ। तो गाइज़, आप लोग एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें, ज़रूर से ज़रूर देखें और मुझे सपोर्ट करें। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो मेरा मनोबल बना रहेगा और मैं इसी तरह का वीडियो बनाता रहूँगा। और आप लोग को इस वीडियो के द्वारा मतलब एक परफेक्ट नोट्स जो होते क्लास नोट्स, वो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मैं बस अपना बनाया हुआ नोट्स को पढ़ दूंगा यहाँ पे, और आप लोग देखेंगे। और मैं स्लोली स्लोली पढ़ूंगा, जिससे कि आपको लिखने में भी कोई दिक्कत ना हो। और आप हमारे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, स्क्रीन पे भी, और इसका पीडीएफ मैं कमेंट सेक्शन में अटैच कर दूंगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज़ादी के बाद भारत, हमारा ऊपर का टॉपिक, जिसे हम लोग बोलते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस, इसी को हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री जो कि हमारे मेंस का पार्ट है, मेंस यूपीएससी मेंस का पार्ट है। तो इसके बारे में हम लोग आज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग सिलेबस के बारे में समझेंगे। तो सिलेबस में सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्या क्या होता है। तो पहला है पृष्ठभूमि, सबसे पहले पृष्ठभूमि। दूसरा विभाजन, रियासतों की एकता, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, राजभाषा और राष्ट्रभाषा का प्रश्न, संविधान का निर्माण, राजनीतिक दल और निर्वाचन, भारतीय विदेश नीति, कश्मीर का मुद्दा, भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत चीन युद्ध। तो पॉलिटिकल पार्ट जो है इसका है 1946 से 56 की औद्योगिक नीति। उसके बाद इसके योजनागत विकास, क्या क्या योजनागत विकास हुए हैं, भारतीय संविधान में समाजवाद, आंतरिक विदेश नीति। उसके बाद हमारा कुछ सोशल पार्ट्स हैं जो कि हम लोग पढ़ेंगे, क्षेत्रवाद, हिंदू कोड बिल, दलित उत्थान का मामला। अब दलित उत्थान में हम लोग पढ़ेंगे कि मतलब किस तरह से पॉलिटिक्स में जो दलितों को ये मिला, क्या बोलते हैं, दलितों को जो मिलता है रिजर्वेशंस, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इकोनॉमिक पार्ट में भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन, चकबंदी, हदबंदी, भूदान, ग्राम सभा, भाषा। उसके बाद कल्चर पार्ट में भाषा और शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन में इसका जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का विभाजन, ये पढ़ेंगे। ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, जो कि आप लोग पढ़े होंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। उसमें भारत का विभाजन हम लोग पढ़े होंगे। भारत का विभाजन कब हुआ था? तो भारत का विभाजन 3 जून 1947 को हुआ था, मतलब स्टार्ट किया गया था। और विभाजन जो है निर्णय, भारत का विभाजन का निर्णय कब लिया गया था? तो 3 जून 1947 को। और विभाजन हो गया था 14 से 15 अगस्त 1947 को, भारत और पाकिस्तान, जिसमें 14 अगस्त को पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे और 15 अगस्त को हमारे इंडिया का इंडिपेंडेंस डे। और विभाजन का क्या तात्पर्य था, विभाजन के कारण क्या थे? तो कारण था मुस्लिम लीग की राजनीति, ब्रिटिश सरकार की भूमिका, इस कारण में क्या क्या भूमिका थी और क्या थी, और राष्ट्रवादी शक्तियों की विफलता। उसके बाद हम लोग परिणाम पढ़ेंगे। तो पाकिस्तान की मांग 1933 में चौधरी रहमत अली ने की थी। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग, रहमत अली की एक बुक है नो और नेवर, मुस्लिम लीग लाहौर अधिवेशन, फजल हक ने प्रस्ताव रखा था। लाहौर 19 मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में फजलुल हक ने प्रस्ताव रखा था, क्या? इंडिया पाकिस्तान को बांटने का। खालिक उज जवान ने समर्थन किया था, समर्थन किया था। पाथवे टू पाकिस्तान उन्होंने बोला था। 3 जून 1947 को पाकिस्तान माउंटबेटन द्वारा प्रस्ताव पास, कांग्रेस की सहमति। तो भारत का विभाजन प्रथम दृष्टया धार्मिक टकराव के कारण हुआ। इसके तहत सिंध बलूचिस्तान के क्षेत्र पाकिस्तान में शामिल कर लिए गए, क्योंकि यहाँ की आबादी मुस्लिम बहुल थी। मतलब भारत का जो विभाजन मेनली जो हुआ था, फर्स्ट दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो धार्मिक टकराव था, हिंदू और मुस्लिम टकराव था।
इसके कारण क्या हुआ था, सिंध और बलूचिस्तान जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे, जहाँ मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा थी, उसे पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया। पंजाब और बंगाल राज्यों का धार्मिक व्यवहार आधार पर विभाजन हुआ। पंजाब और बंगाल राज्यों का धार्मिक व्यवहार व्यवहार आधार पर विभाजन हुआ। पश्चिम पंजाब और पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में शामिल हुए। अब जैसे पंजाब और पूर्वी बंगाल, अब पूर्वी बंगाल में क्या था, जो बांग्लादेश आज के टाइम पे है, वहाँ मुस्लिम की मात्रा ज़्यादा थी, तो इसलिए वहाँ उसे पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया और पश्चिम पंजाब को भी शामिल कर दिया गया, पाकिस्तान में शामिल हुए। इन्हीं के विभाजन के लिए रेड क्लिफ आयोग का गठन किया गया। अब रेड क्लिफ लाइन भी है हमारे पाकिस्तान, पंजाब और जो पाकिस्तान जो है पंजाब वाले पार्ट में, उसमें देखेंगे एक रेड क्लिफ लाइन है जिसमें हम लोग रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। तो रेड क्लिफ आयोग का गठन हुआ था। विभाजन इसलिए किया गया क्योंकि पंजाब और बंगाल में मुस्लिम आबादी लगभग 54 से 55 लाख थी। 54 से 55 लाख थी। एक क्षेत्र में मुस्लिम ज़्यादा थे तो दूसरे क्षेत्र में हिंदू, सिख। इसके अलावा पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के क्षेत्र में रहने वाले पख्तून आबादी के बीच जनमत संग्रह से यह तय हुआ कि वह क्षेत्र परिवर्तन पाकिस्तान में जाएगा, क्योंकि खान अब्दुल्ला लखफकर की पार्टी ने इस जनमत संग्रह की में भागीदारी नहीं किया। इसलिए विभाजन का फैसला और भी आसान हो गया। असम का भी कुछ क्षेत्र जनमत संग्रह के आधार पर पाकिस्तान में शामिल हुआ। विभाजन के लिए जिम्मेदार कारण की बात यदि करें तो निम्नलिखित बातें अब देखिए, विभाजन जो हुआ था, तो विभाजन के लिए क्या जिम्मेदार कारण थे, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मुस्लिम लीग ने यहाँ मांग रखी और तर्क दिया कि विभाजन के बिना ही भारत आज़ाद होगा, तो यह हिंदुओं की आज़ादी होगी। मतलब मुस्लिम लीग का कहना था कि भाई, मुस्लिम लीग के पास तो समझ है नहीं, जिन्ना थे, ये थे, वो थे, मुस्लिम लीग तो है ही ख़त्म। तो उन्होंने एक पॉइंट दिया। क्या पॉइंट दिया कि अगर भारत बिना बंटवारे के अलग होती है, मतलब इंडिया और पाकिस्तान जो है बिना बंटवारे के अलग होती है, मतलब इंडिया अलग बनेगा, पाकिस्तान अलग बनेगा, अगर ये दोनों सम्मिलित बनते हैं तो इससे क्या होगा कि मुस्लिम लीग ने कहा कि ये हिंदुओं की आज़ादी होगी। तो आप लोग जानते ही हैं जिन्ना के बारे में तो क्या कहना। अगर आज इंडिया और पाकिस्तान एक होते तो आज हमारा इंडिया कितना बड़ा होता, लेकिन अब जो खुदा न खास्ता जो मंजूर था वही हुआ। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग के बिना आज़ाद होगा तो ये हिंदुओं की आज़ादी होगी और मुस्लिम उनके अधीनस्थ रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ मुस्लिम मतलब 4 हिंदू पे 1 मुस्लिम है। जिन्ना ने यह भी कहा कि हिंदू मुस्लिम का धर्म इतिहास अलग अलग है। मतलब जिन्ना ने सीधा ये कहा कि हिंदू और मुस्लिम का धर्म भी अलग है और उनका इतिहास भी अलग है और उनके नायक खलनायक भी अलग है। मतलब उनके जो गॉड, हिंदुओं के गॉड अलग हैं, मुस्लिमों के गॉड अलग हैं। तो उसके बारे में कहा दोनों के इतिहास यदि कुछ हद तक एक हैं भी तो आपस में लड़ने का है। मतलब दोनों, अगर हिंदू और मुस्लिम का इतिहास सेम भी है तो दोनों का क्या है, लड़ने का इतिहास सेम है। जिन्ना का यह तर्क कांग्रेस और गांधी को स्वीकार नहीं था, क्योंकि पहला इसका पॉइंट है कि पाकिस्तान का विचार क्षेत्रीय स्तर पर तार्किक नहीं था। क्षेत्रीय स्तर पर तार्किक नहीं था, मुझे भी ऐसा लगता है कि नहीं था तार्किक। पाकिस्तान का विचार भाषाई आधार पर भी तार्किक नहीं था, क्योंकि सिंध के लोग सिंधी बोलते थे, पंजाब के लोग पंजाबी, बंगाल के लोग बंगाली, जबकि उत्तर भारत के लोग हिंदी और उर्दू। ऐसे में उर्दू को पाकिस्तान की भाषा बना देना एक आरोपित व्यवस्था है। तीसरा, हिंदू और मुस्लिम के बीच संघर्ष के साथ मेल का भी प्रमाण मिलता है और संघर्ष तो मुसलमान के बीच भी हुआ था। यानी कि जिन्ना का तर्क गलत था और इतिहास की कसौटी पर खरा नहीं उतरता।
तर्क, सत्य और इतिहास की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। पाकिस्तान निर्माण के लिए सिर्फ धार्मिक एकता को आधार बनाया गया। लीग ने हिंदू मुस्लिम के विचार के सह-अस्तित्व के विचार को असंभव बताया, जबकि कांग्रेस इसे संभव और अनुकरणीय मानती थी। मतलब कांग्रेस का मानना था कि दोनों एक साथ रह सकते हैं, हिंदू और मुस्लिम। कांग्रेस की विचारधारा हार गई और लीग के विचार को कामयाबी मिल गई, क्योंकि उस समय मुस्लिम लीग के साथ मुस्लिम आबादी का एक बड़ा तबका साथ था। अब नेक्स्ट, मुस्लिम आबादी का एक बड़ा तबका लीग के साथ क्यों जुड़ा। अब मेन पॉइंट है कि क्यों जुड़ा लीग के साथ। तो 19वीं सदी में सर सैयद अहमद खान ने ही मुसलमानों को पहली बार अलगाववादी राजनीति की ओर मोड़ दिया था। इन्होंने मुसलमानों को सरकार के प्रति वफादार रहने एवं कांग्रेस व राष्ट्रीय आंदोलन से दूर रहने का सुझाव दिया था। इनकी अलगाववादी राजनीति 1909 के पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था के रास्ते आगे बढ़ी। पृथक निर्वाचन मंडल के, जो कि मुस्लिम लीग मतलब मुस्लिम लोगों ने अलग लड़ाई लड़ी थी और कांग्रेस अलग लड़ी थी 1909 में, और इसे आगे बढ़ने में मुस्लिम लीग की भूमिका निर्णायक रही। 1927 से 28 तक आते आते सांप्रदायिक अलगाववाद को इकबाल के रूप में एक नया विचारक मिल गया। इन्होंने स्वतंत्र देश की बात तो नहीं किया, लेकिन ऐसे भारत की बात की जिसमें संघीय संविधान होगा और केंद्र के पास सीमित शक्तियाँ होंगी। इन्होंने मुस्लिम बहुल राज्यों के संघ की बात भी की। आगे चलकर कैबिनेट मिशन ने इस विचार की अभिव्यक्ति मिलती है। 1929 से लेकर 1940 तक मुस्लिम लीग की राजनीति मुख्यतः 14 सूत्री फार्मूला पर आधारित रही। इसके अंतर्गत यह मांग की गई। अब 14 सूत्री फार्मूला के अंतर्गत क्या क्या मांग की गई, अब हम उसे देखते हैं। तो पहला मांग था, कमजोर संघ वाली संवैधानिक व्यवस्था बने, अधिकांश शक्तियां राज्यों के पास रहे, केंद्र के पास सिर्फ रक्षा, संचार, विदेश विभाग होनी चाहिए। अब शीर्ष शक्तियां भी राज्यों के पास होनी चाहिए, मतलब राज्य ज़्यादा ताकतवर हो, केंद्र थोड़ा लो रहे। केंद्रीय स्तर पर कोई भी विधायी या कार्यकारी फैसला मुस्लिम जनमत की उपेक्षा करने नहीं हो सकता और उन्हें सभी स्तरों पर उचित प्रतिनिधित्व भी मिलना चाहिए। मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल भी मिलना चाहिए आदि। 1940 में जब पाकिस्तान की मांग हुई, तब सांप्रदायिक राजनीति अगले स्तर तक पहुंच गई और 7 वर्षों के अंतराल में ही भारत का विभाजन हो गया। तो देखिए, अभी तो मैंने क्लास फर्स्ट के जितने नोट्स होते हैं, मेरे खुद के नोट्स हैं ये बनाए हुए, जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, तो मैंने इसे अभी पढ़ के सुना दिया है आपको। और इसी तरह का नोट्स रहेगा मेरा बना हुआ, मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, और आगे इसके बारे में हम लोग क्लास 2 जो होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, ये 1 साल पहले का नोट्स बोल सकते हैं, अब 1 साल हो गया है, तो 1 साल पहले का नोट्स ये फिर भी यूपीएससी जो है हमारा यूपीएससी मेंस 2027 तक काम आएगा। और क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री में कुछ चेंजेस नहीं होती, हिस्ट्री में चेंज नहीं होते, तो इसलिए आप इसे पढ़ सकते हैं, मतलब इम्पॉर्टेंट है कि आप इसे पढ़ सकते हैं। तो मेरा आपसे यही दरख्वास्त होगा कि आप एक बार इसे ट्राई करें, और जहाँ तक हो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करें, जिससे कि हमारा थोड़ा भला हो। तो धन्यवाद गाइस, और आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, हमारा थोड़ा सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।